गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था और उसमें चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, और उसमें हमने जो इसका बेसिक चीज है वो हमने समझ ली थी कि कैसे एक जो बीमार कंपनी है, सिक कंपनी है, वो अपनी जो अप्रूवल है वो बोर्ड से लेके आती है और कोर्ट के थ्रू लेके आती है, और कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वही जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमें करनी है। यानी कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसी की हमें क्या करनी होती है, अकाउंटिंग करनी होती है। आई होप आपको लास्ट क्लास में समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के थ्योरी वाले टॉपिक पे। यानी हमें समझना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमें क्या बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के मीनिंग से। और आपको पता है कि जिस तरह का आपका सिलेबस पैटर्न है, 2 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो हमें इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन या मीनिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं रीड करूंगा फिर हम समझेंगे क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें मीनिंग का बोला, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन necessary changes in capital structure of a company are made without affecting the existence of a company। यानी कंपनी के अस्तित्व को बिना अफेक्ट किए हुए जब आप किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या करते हो, नेसेसरी यानी जरूरी चेंजेस करते हो, उसी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है। जहां पर कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उससे बिना अफेक्ट किए, उसको बिना छेड़छाड़ किए आप कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जरूरी जो छेड़छाड़ करते हो उसी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ये है क्या, तो आगे बोला इट इज ए प्लान। ये एक प्लान है जिसमें हम क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं कि कैसे कंपनी के जो लॉसेस हैं उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, और कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल पोजीशन में लाया जाए। द कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही है। बिना कंपनी को लिक्विडेट किए आप उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं और वही कंपनी नए तरीके से हमारे सामने उभर के सामने आ जाती है। उस कंपनी को आप क्लोज नहीं कर रहे हो, उस कंपनी को आप लिक्विडेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कंपनी को लिक्विडेट नहीं कर रहे लेकिन उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हो, नेसेसरी चेंजेस कर रहे हो। यानी रिकंस्ट्रक्शन में आधा रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, पूरा रिकंस्ट्रक्शन आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसको काजी रिकंस्ट्रक्शन भी बोल दिया जाता है। इसीलिए इसको काजी रिकंस्ट्रक्शन भी बोल दिया जाता है। अब एग्जाम में अगर वो आपसे पूछ ले कि काजी रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में ही लिखना है। आई होप समझ में आया होगा। यहां पर हमने जो पूरी डेफिनेशन है उसको 3 पॉइंट्स में तोड़ लिया। पहला क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है जहां पर आप कंपनी के जो एग्जिस्टेंस है उसको अफेक्ट नहीं करते, लेकिन जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें नेसेसरी चेंजेस करते हो। ये है क्या, ये एक प्लान है जिसमें हम एफर्ट्स लगाते हैं क्या, कि कैसे कंपनी के जो लॉसेस हैं उनको खत्म कर दिया जाए, कंपनी को उससे बाहर निकाला जाए और प्रॉफिटेबल पोजीशन में डाल दिया जाए। और आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां पर कंपनी क्लोज नहीं हो रही, लिक्विडेट नहीं हो रही है, इसीलिए इसको काजी रिकंस्ट्रक्शन भी बोल दिया जाता है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर बेसिक डिफरेंस क्यों, आप पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे क्या? देखिए हमारा अभी हमने चैप्टर क्या लिया है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा लेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के नाम से जाना जाता है। जब आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तब आप समझ जाएंगे कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, और लास्ट में हम इनका डिफरेंस का जो चार्ट है वो भी एनालाइज कर लेंगे। यहां पर बस बेसिक डिफरेंस अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड।
कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको आप क्या कर देते हो, लिक्विडेट कर देते हो, यानी क्लोज कर देते हो, और उसके जगह पे इट्स बिजनेस इज टेक ओवर बाय ए न्यू कंपनी, और उसकी जगह पर जो न्यू कंपनी है वो उसके पुराने कंपनी के जो बिजनेस है उसको क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। यहां पर जो हमारी कंपनी है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, और जो नई कंपनी है वो इसके पूरे बिजनेस को क्या कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी। किसमें, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था कि हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो लिक्विडेट नहीं होगी, ना ही कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, वही पुरानी कंपनी हमारी चलती रहेगी। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। वापस से देखते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है वो क्लोज हो जाएगी, और जो दूसरी कंपनी है वो हमारी कंपनी को टेक ओवर करके अपने नाम से चलाएगी। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना तो हमारी कंपनी क्या होती है, लिक्विडेट होती है, ना नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है सर। सर अब आप हमें ये बताइए, डिजायरेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, यानी जरूरी ही क्यों है, क्या नीड होती है हमें जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी करना पड़ता है। तो कई पॉइंट्स हैं, उन्हें हम अच्छे से समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्या, when the capital structure of a company is typical and it is required to be made simple। जब आपके कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत टिपिकल हो जाए, किसी को भी समझ में ना आए। जैसे कल हमने क्या लिया था, बैलेंस शीट का एग्जांपल लिया था, है ना। कल हमने क्या किया था, बैलेंस शीट का एग्जांपल लिया था। जो क्या एग्जांपल था कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें इस साइड में तो पड़ा था बहुत सारा लॉस, और जो हमारी जो लाइबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा थी, और हमारी जो एसेट्स थी वो बहुत कम थी। वो क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी, और कम में भी वो क्या कर रखी थी, हमने ओवर वैल्यूड कर रखी थी, ओवर वैल्यूड कर रखी थी। तो इस तरह का जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, टिपिकल है, उसको सिंपल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज करते हैं। जहां पर आपको क्या करना होगा, एसेट्स को और लायबिलिटीज को अपनी फेयर वैल्यू पे शो करना है, जो लॉसेज हैं उनको क्या करना है, खत्म करना है। तो सेकंड पॉइंट यही है क्या, when accumulated losses of a company are large। जब कंपनी के पास में बहुत सारे लॉसेज हो। accumulated losses का क्या मतलब है, accumulated losses का मतलब है पुराने कई सालों से लॉस इकट्ठा होते गया, और वो आज इतना भारी भरकम लॉस बन चुका है जिसको आप कंपनसेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही आगे फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तब डिविडेंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और उस डिविडेंड वाले चैप्टर में आपको यह बताया जाएगा, उसके जो सेक्शन के जो पॉइंट्स होंगे उनमें क्या, कि जब भी एक कंपनी में अगर लॉस है तो उस लॉस को पहले आप राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद ही आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं। क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं कि एक तरफ तो आप क्या बोल रहे हो कि आपकी कंपनी में बहुत सारे लॉसेज हैं, और दूसरी तरफ आप अपने शेयर होल्डर्स को खुशी खुशी डिविडेंड दे रहे हो, तो ये तो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स या जो अदर लायबिलिटीज हैं उनके खिलाफ अन्याय है। इसलिए क्या होता है, जब भी किसी कंपनी में बहुत सारे लॉसेज होते हैं तो वो कंपनी जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर नहीं कर सकती, और जब डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं होंगे तो शेयर होल्डर्स क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो उनको खुश रखने के लिए और अपने भारी भरकम लॉसेस को खत्म करने के लिए और शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का करते हैं। बताइए समझ में आया क्या। पहला क्या है कि जो कंपनी का टिपिकल कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको सिंपल बनाने के लिए। दूसरा क्या है, जो भारी भरकम पुराने हमारे अक्यूमुलेटेड लॉसेज है ना, उनको खत्म करने के लिए और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। थर्ड पॉइंट, when assets shown in balance sheet at higher value than their actual value। जब किसी कोई कंपनी क्या करेगी, अपनी एसेट्स को बैलेंस शीट में हाई वैल्यू पे शो करेगी, असली में उसकी उतनी वैल्यू ही नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि जो एसेट्स है वो मैंने 5 लाख पे दिखा रखा है, बल्कि रियल में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख ही है। वो कितनी है, 2 लाख ही है।
तो जब आपकी एसेट्स हाई वैल्यू पे हो और आप उसको एक्चुअल वैल्यू पे लेके आना चाह रहे हो, तब भी आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जब हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बताइए समझ में आया क्या? प्लीज आप मेरे साथ लर्न करिए। पहला पॉइंट क्या था कि जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर टिपिकल हो, उसको सिंपल बनाने के लिए आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। दूसरा, जब कंपनी के पास में बहुत भारी अक्यूमुलेटेड लॉसेज हो, पुराने कई सालों से लॉसेज होता चला जा रहा है और वो बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका है, तब भी आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास में लॉसेज हैं तो उन लॉसेज को राइट ऑफ करे बिना आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट कब करना होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? जब आपने अपनी बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं उनको हायर वैल्यू पे यानी ओवर वैल्यूड स्टेटेड कर रखा है, तब भी आपको करना होगा, ताकि हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अपनी ट्रू एंड फेयर वैल्यू क्या करे, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करे। चलिए और देखते हैं। व्हेन कैपिटल गियरिंग रेशियो बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इज नॉट फेयर। ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, पर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए। कैपिटल गियरिंग रेशियो का क्या मतलब है? इक्विटी शेयर कैपिटल और जो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, फिक्स्ड रेट से अपना इंटरेस्ट या डिविडेंड लेते हैं। कौन? डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो जो फिक्स्ड कैपिटल वाली सिक्योरिटीज है और जो इक्विटी शेयर जो कैपिटल है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा रेशियो होना चाहिए, है ना, ताकि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या जो कंपनी है वो कैसे रहे, बैलेंस चाहिए। भाई अगर किसी कंपनी में बहुत ज्यादा डिबेंचर है तो भी गलत बात है, और अगर किसी कंपनी में बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर है तो भी गलत बात है ना। तो जो इक्विटी शेयर है और जो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर है, उनका जो बीच का कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर वो भी आपका क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, यानी अगर फेयर नहीं है, तब भी आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। तब भी आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। और नेक्स्ट क्या बोल दिया, when changes is required in the face value of share of the company so that they become attractive for future investors। चलिए लास्ट पॉइंट बोलते हैं, जब कंपनी को अपनी फेस वैल्यू को क्या करना हो, बढ़ाना हो या घटाना हो। जनरली हम घटाएंगे, क्यों? ताकि हम फ्यूचर में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। मान लीजिए मेरी कंपनी के पास में 10,000 शेयर है। कितने हैं? 10,000 शेयर है। एक शेयर की कीमत कितनी है? 1,000 रुपए। एक शेयर की कीमत कितनी है? 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए का शेयर जो है वो हर कोई खरीदने में सक्षम नहीं है। तो कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी इसको कन्वर्ट कर रही है 1 लाख शेयर। कंपनी कह रही है अब 10,000 शेयर नहीं है, 1 लाख शेयर है, लेकिन 100 रुपए का एक शेयर है। 100 रुपए का एक शेयर है। अब 100 रुपए का अगर शेयर होगा ना, कंपनी ने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब 1,000 वाले शेयर को 100 में परिवर्तन कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो कंपनी जब फेस वैल्यू में क्या करती है, चेंज कर देती है, बड़ी से छोटी कर देती है, तो अब छोटे शेयर्स को हर कोई खरीद सकता है। तो ऐसे भी चेंजेस करने के लिए कई बार जो कंपनीज है वो क्या करती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। ये मेन आपके जो पांच पॉइंट्स थे, ये आपकी बुक में दे रखे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए ताकि आप एग्जाम में कोई पॉइंट एक दो भूल जाओ तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो। क्या? सेव द कंपनी फ्रॉम लिक्विडेशन, कंपनी को लिक्विडेशन से बचाने के लिए, है ना। इंप्रूव रिलेशनशिप विद क्रेडिटर्स के साथ में जो रिलेशन है वो इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में लॉसेज होंगे, है ना, और आप समय पे किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हो तो क्रेडिटर्स के साथ आपके रिलेशन क्या होंगे, खराब होंगे। हम क्या करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, साफ सुथरी अच्छी बैलेंस शीट बनाएंगे और क्रेडिटर्स के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो इंप्रूव करेंगे, सुधारेंगे। अब कोई जो बैंक है वो बेकार गंदी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको फंड्स या लोन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, है ना, या बाहर या जो व्यक्ति है वो भी आपकी कंपनी में फंड्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने अगर कर लिया, साफ सुथरी अच्छी अगर आपकी बैलेंस शीट है, तो उससे हेल्प मिलेगी आपको इन रेजिंग न्यू फंड्स।
और लास्ट है शोज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपकी जो एसेट्स है वो ओवर वैल्यूड है, लायबिलिटीज है वो अंडर वैल्यूड है ना, ऊक चूक अगर आपने मामला सारा अपनी बैलेंस शीट का कर रखा है तो उसको सुधारने के लिए भी आप क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये 9 पॉइंट्स थे। 5 जो की पॉइंट्स हैं वो हमने अलग पढ़े, वो हमने बुक से लिए हैं। ये 4 पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा लिख दिए। बताइए समझ में आया क्या? प्लीज साथ में लर्न कर लेना। सीधा सीधा आपका थ्योरी का 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? डिजायरेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी या फिर नीड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए यहां से प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट है, लेकिन उसमें भी पहले थोड़ा सा थ्योरी का देखना है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दो तरह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। पहला क्या? अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, यानी आप अपनी जो शेयर कैपिटल है उसको कम नहीं कर रहे हो, बस उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अल्टर यानी चेंज करना। जब आप अपनी शेयर कैपिटल में सिर्फ अल्टर कर रहे हो यानी चेंज कर रहे हो, वो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। और सेकंड है आपका रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, जहां पर आप अपनी जो शेयर कैपिटल है उसमें क्या कर रहे हो, कमी ला रहे हो, कम कर रहे हो, वो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही पार्ट माना जाएगा। पहले क्या कर रहे हैं, पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। तो चलिए देखते हैं। तो इसने बोला एज पर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट, भी आपने सेक्शंस कंपनीज एक्ट 2013 के जो हैं बहुत सारे पढ़े होंगे। तो ये वाला भी आपका जो प्रोविजन है वो कहां से आया, पूरा कंपनीज एक्ट से ही आया है। और आई होप आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, यानी आपने सेमेस्टर 3 या 4 में जो कंपनी अकाउंट लॉ है वो पढ़ लिया होगा, तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इनके भी जो प्रोविजंस है वो भी आपके कंपनीज एक्ट में ही दिए हुए हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 62 है वो ही हमें बताता है अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल के बारे में। और साथ में क्या बोला इसने कि आप एक कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसमें अल्टरेशन कब कर सकते हैं, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में परमिशन दी हुई हो तभी कर सकते हो। यानी कंपनी का एओए क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो उसमें अगर आपके एओए में रूल लिखा हुआ है कि आप शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हो, तब ही आप अल्टरेशन करेंगे। तो पहला आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज का प्रोविजन होना चाहिए, और दूसरा जो रेजोल्यूशन है आपकी जनरल मीटिंग में कंपनी की शेयर होल्डर्स के द्वारा वो पास हो जाना चाहिए। रेजोल्यूशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। यहां नॉर्मल रेजोल्यूशन आया है, यानी ये है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यानी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल आप कब कर सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 2 पॉइंट्स लिखने। पहला आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिट होना चाहिए, और दूसरा कि जो आपकी जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर्स की उसमें रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अल्टरेशन किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं आपके, ये वेज हैं आपके जिनमें अल्टरेशन हो सकते हैं। पहला अल्टरेशन क्या है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर। जब एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाह रही है और वो नए शेयर क्या कर रही है, इश्यू कर रही है, वो भी आपका अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का ही पार्ट माना जाएगा। सेकंड है आपका कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। कंसोलिडेशन यानी शेयर को जोड़ना, है ना। सब डिवीजन ऑफ शेयर यानी शेयर की वैल्यू में चेंज करना, उनको डिवाइड करना, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन का मतलब हो गया जब आप छोटे से बड़ा शेयर कर रहे हो, है ना, उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो। सब डिवीजन का मतलब हो गया बड़े शेयर की वैल्यू को आप स्मॉल डिनोमिनेशन में बांट रहे हो, अभी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट 4 है आपका कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। यानी आप अगर शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो या स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, वो भी आपका अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल माना जाएगा। और लास्ट में है आपका कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर, यानी आप अनइश्यूड शेयर को क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, वो भी आपका अल्टरेशन का पार्ट ही माना जाएगा। अब इन 5 पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। चलो
फर्स्ट पॉइंट क्या था, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर, यानी एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल बढ़ा रही है, भी कैसे बढ़ाएगी, नए शेयर को इश्यू करके। यानी पहले 5 लाख की शेयर कैपिटल थी, हमने 1 लाख के शेयर और इश्यू कर दिए, तो अब हमारी जो शेयर कैपिटल है वो 5 लाख से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। तो इस चीज को भी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा। कुछ हमें पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, वो देखते हैं। इसमें बोला मैंने कंपनी रिक्वायर एडिशनल कैपिटल, कभी किसी कंपनी को और कैपिटल की अगर नीड हो, इट कैन इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर, तो वो क्या करेगी, वो नए शेयर मार्केट में इश्यू कर देगी और उनसे जो पैसा आएगा वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगी। इफ अ कंपनी हैज नॉट इशूड ऑल द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, मान लीजिए किसी कंपनी की जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो है 1 करोड़, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो एक कंपनी की जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 1 करोड़ है, और अभी तक उसने जो इश्यू किए हैं, जो उसने ऑलरेडी इश्यू किए हैं, वो कितने किए हैं, तो वो मान लीजिए उसने किए हैं 70 लाख। तो ये और कितने इश्यू कर सकती है, 30 लाख इश्यू कर सकती है। और कितने इश्यू कर सकती है, 30 लाख और इश्यू कर सकती है। तो 30 लाख तक आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में इश्यू कर सकते हो। तो मान लीजिए 70 लाख ऑलरेडी है और 10 लाख के मैं और इश्यू कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक कंपनी की जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 1 करोड़ है, और ऑलरेडी मैं 1 करोड़ के जो शेयर है वो इश्यू कर चुका हूं, मुझे लेकिन और 20 लाख के शेयर इश्यू करने हैं, तो आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो लिमिट है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर इश्यू कर सकती है। क्योंकि आपने जितने शेयर आप इश्यू कर सकते थे वो आपने कर दिए, अब आप और शेयर इश्यू नहीं कर सकते। लेकिन अगर करना हो तो आगे इसने बोला, बट इफ द कंपनी हैज इशूड ऑल द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, अगर अपनी किसी कंपनी ने अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल पूरे के पूरे इशू कर दिए और वो उसको बढ़ाना चाह रही है और शेयर इशू करना चाह रही है, तो 2 चीजें जरूरी है। एक तो आप अपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें क्या करो, चेंज आपको करना पड़ेगा, और दूसरा जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी 1 करोड़ में से 1 करोड़ मैंने पूरे इशू कर दिए, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इस लिमिट को बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, एक तो एमओए में प्रोविजन होना चाहिए, है ना, उसको भी आप चेंज करोगे उसमें, क्योंकि जो आपका शेयर वाला सेक्शन है उसको चेंज करोगे, और दूसरा सेबी की परमिशन लोगे। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 करोड़ की जगह मेरी जो लिमिट है वो कितनी करा ली, 2 करोड़ करा ली, और अब मैं क्या कर सकता हूं, एक्स्ट्रा 1 करोड़ के जो शेयर है वो इशू कर सकता हूं, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन मेन बात ये है कि जो एक्स्ट्रा आप शेयर इशू कर रहे हैं उसकी तो एंट्री होगी, लेकिन जो आपने 1 करोड़ से 2 करोड़ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को क्या किया है, बढ़ाया है, उसकी कोई हमारी बुक्स में एंट्री नहीं होगी। तो पूरा प्रोविजन बस इतनी सी बात बोलते हैं कि आप शेयर इशू जब भी करोगे तो वो अल्टरेशन माना जाएगा, लेकिन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की जो लिमिट है उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की लिमिट अगर आपकी क्रॉस हो गई तो एमओए में आपको चेंज करना पड़ेगा, सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपने बढ़ाई है उसकी किसी तरह की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर के अलावा आपने जो नए शेयर इशू किए उसके लिए आपको एंट्री करनी होगी, जैसे आप 11th में 12th में करते आए हैं। बताइए समझ में आया क्या? इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं, सिंपल मीनिंग समझेंगे, फिर हम इन 5 केसेस के नेक्स्ट क्लास में जब एक एक के इलस्ट्रेशन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। सिंपल मीनिंग समझते हैं कंसोलिडेशन का क्या होता है। When the share of small denomination of a company are changed into share of big denomination, it is called consolidation of share। यानी small denomination का जो शेयर है उसको जब आप big denomination में क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, वही
यही है आपका कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। आगे क्या बोला, द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी डज नॉट चेंज बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। लेकिन कंपनी की जो टोटल कैपिटल है कंसोलिडेशन की वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे। कैसे सर, प्लीज हमें एक एग्जांपल दे दीजिए। तो मैंने बोला 1000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी सर, टोटल कैपिटल हो गई हमारी 1000। अब मैंने क्या किया, ये जो शेयर है ना, ये जो स्मॉल डिनोमिनेशन वाला शेयर है इसको बड़े डिनोमिनेशन में कर दिया। मैंने कितने का कर दिया, 100 रुपए का शेयर कर दिया। अब ये 1000 नहीं होंगे, ये कितने होंगे, 100 शेयर्स होंगे। यानी पहले 1000 शेयर्स थे, 10-10 रुपए का एक था, तो टोटल कैपिटल कितनी थी, 10,000। अब मैंने 10 वाले शेयर को बड़े डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो अब ये क्या हुआ है मेरे 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। अभी भी कैपिटल कितनी है, अभी भी कैपिटल 10,000 है। तो यही बात उसने बोली क्या, कि जब आप छोटे डिनोमिनेशन से बड़े डिनोमिनेशन में कर देते हो वैल्यू में, उसी को कंसोलिडेशन बोला जाएगा। और उससे आपकी जो टोटल कैपिटल है वो पहले भी 10,000 थी, अब भी 10,000 है, यानी चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1000 थे ना, अब सिर्फ कितने हैं आपके, 100 ही हैं। तो ये एग्जांपल है किसका, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। बताइए समझ में आया क्या, प्लीज मुझे बता दीजिए समझ में आ गया क्या। सर आप पढ़ाओ और समझ में ना आए, चलो मैं खुद की तारीफ नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो क्या है, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। चलिए देखते हैं क्या होता है। When the share of a company are subdivided in shares of small value, है ना, जब कंपनी के शेयर को आप स्मॉल वैल्यू में क्या कर देते हो, सब डिवाइड कर देते हो, उसी को सब डिवीजन ऑफ शेयर बोला जाएगा। इससे भी सेम बात क्या, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डज नॉट गेट अफेक्टेड। इसमें भी जो टोटल कैपिटल है वो कंपनी की अफेक्ट नहीं होगी, बस सब डिवीजन से होगा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो बढ़ जाएंगे। उसी का उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स है ऑफ रुपीज 100। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई सर, टोटल वैल्यू हो गई 1 लाख। अब मैंने क्या किया, इसको सब डिवाइड कर दिया स्मॉल वैल्यू में। मैंने इसको 10 रुपए का शेयर कर दिया। 10 रुपए से होगा क्या, कोई भी जना मेरी कंपनी का जो शेयर है वो खरीद सकता है। तो यहां पर क्या लिख दिया, इट इज डन टू अट्रैक्ट स्मॉल इन्वेस्टर। छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने बड़ी वैल्यू को क्या कर दिया, छोटी में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि 100 वाला शेयर मैंने 10 का कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर अब मेरे कितने हो गए, 10,000 हो गए। वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी, 1 लाख ही रहेगी। तो यहां पर क्या बोला था कि जो टोटल कैपिटल है वो चेंज नहीं होगी, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए और वैल्यू टोटल अभी भी कितनी है, मेरी टोटल कैपिटल की वैल्यू अभी भी कितनी है, सेम। किया क्या, बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए इसको सब डिवीजन ऑफ शेयर बोला जाता है। यहां पर हमने पढ़ ही लिया क्यों किया जाता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब एक कंपनी, 2 पॉइंट्स और क्या लिखे हैं, अब एक कंपनी जो है वो अपने सारे के सारे शेयर या आधे बढ़े थोड़े बहुत जो शेयर्स हैं उनको भी सब डिवाइड कर सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने सारे शेयर्स को सब डिवाइड करे, वो थोड़े कम शेयर्स को भी सब डिवाइड कर सकती है। एक और पॉइंट है, इफ कंपनी डिवाइड इट्स पार्टली पेड अप शेयर देन रेशियो बिटवीन पेड अप फेस वैल्यू शुड नॉट चेंज। चलो इस चीज को समझेंगे, सेम एग्जांपल लेके हम इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए पहले 1000 शेयर्स थे, कितने वाले, 100 रुपए वाले, लेकिन अभी तक उनमें मुझे पैसा कितना मिला, 75 रुपए ही मंगाए हैं। यानी मैंने अभी तक उनसे कितने रुपए मांगे हैं, 75। तो उन्होंने पे भी कितने किए हैं, 75।
लेकिन जब मैंने 1100 वाले शेयर्स पे को जब 10 में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर भी मैं बोलूंगा कि 100 वाला शेयर है, लेकिन पेड अप वैल्यू कितनी है, 75 है। तो यहां पर भी जब मैंने 100 वाले को 10 में कर दिया ना, उसकी जो पेड अप वैल्यू है वो भी कितनी मानी जाएगी, 7.5 मानी जाएगी। अब अगर मैं इसकी पेड अप शेयर कैपिटल की बात करूं तो 1000 इंटू 75 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा मेरा 75,000, या फिर मैं 10,000 इंटू 7.5 करूं, ये आ जाएगा मेरा कितना, 75,000। तो बस ये यही बात कर रहा है कि जहां पर आपने पूरा पेड अप वैल्यू जो है वो नहीं मंगा रखी, यानी पार्टली पेड अप शेयर है, तो उसकी जो फेस वैल्यू है और जो पेड अप वैल्यू है उसमें भी जो रेशियो है वो वही रहेगा। पहले भी 100 में से 75 था ना, तो अब भी 10 में से 7.5 ही माना जाएगा। नहीं समझ में आया तो इतने डीप में जाने की बात नहीं है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बताओ समझ में आ गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 5 में से 3 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। नहीं समझ में आ रहे कोई बात नहीं, कल हम जब इसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस करेंगे हमारी बुक के, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4th पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर। क्या सर ऐसा होता है क्या? बहुत कम ही देखने को मिलता है, पर होता है जब भी प्रोविजन है। क्या? ए कंपनी कैन कन्वर्ट इट फुली पेड अप शेयर। ये ध्यान रखना कि यहां पर इसने क्या वर्ड यूज लिया है, फुली पेड अप शेयर, यानी जो सिर्फ फुली पेड अप शेयर है वो ही स्टॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं, और जो स्टॉक है उनको भी फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी जो शेयर को स्टॉक में बदलना या स्टॉक को शेयर में बदलना, ये भी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अल्टरेशन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आप करते हो तो इसने क्या बोला, द इंफॉर्मेशन ऑफ सच चेंज शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी अगर कोई कंपनी है वो अपने शेयर को स्टॉक में बदल रही है तो बदल लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको सूचित कर देना 1 महीने के अंदर। और इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और जो मेंबर का जो रजिस्टर है, कंपनी क्या करती है, उसके जितने भी मेंबर हैं उनका एक रजिस्टर बनाएगी। तो ये क्या बोला, इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ स्टॉक। और जितने भी शेयर्स के बदले आपने स्टॉक क्या किए हैं, इशू किए हैं, रजिस्टर में आप दर्ज करोगे कि जो स्टॉक है ना, उनका कितना अमाउंट है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बता दीजिए 4th पॉइंट भी समझ में आ गया क्या? यस सर, आप पढ़ाओ और समझ में नहीं आए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। जब आप जो शेयर आपने इशू ही नहीं किए, अनइश्यूड शेयर को आप क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, वो भी आपका अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा, जो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है। उसमें क्या बोला इसने, इट डज नॉट अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कहीं भी अनइश्यूड शेयर कैपिटल को जब आप कैंसिल करते हो तो आप उसको रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मत मानना, क्योंकि किसी भी तरह से पेड अप शेयर कैपिटल में कोई रिडक्शन नहीं है। एज नो अकाउंटिंग हैज बीन डन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर सच शेयर। और किसी भी तरह की, क्योंकि इनमें शेयर में वैल्यू कम ही नहीं हुई है और जो आपने इशू किए ही नहीं उसको आप कैंसिल कर रहे हो, तो किसी तरह की अकाउंटिंग मानी ही नहीं जाएगी। और जब अकाउंटिंग ही नहीं मानी जाएगी तो किसी तरह की भी जो एंट्री है वो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पास नहीं करोगे। तो कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर है, उसमें रिडक्शन नहीं होता और अकाउंटिंग में नहीं है, इसलिए किसी तरह की हम एंट्री नहीं करेंगे। बस आपकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में एडजस्ट कर लोगे। ये 5 पॉइंट थे, बताइए समझ में आया? चलिए तो कंप्लीट हो गया हमारा। मैं बता देता हूं आपको, देखिए हमने अभी क्या देखा था, फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 2 पॉइंट देखे थे, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, जिसमें आपने अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल के जो 5 पॉइंट हैं वो कंप्लीट कर लिए, समझ लिए। कल हम उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे हमारे मेन पॉइंट पे, जो कौन सा है आपका, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, सेक्शन 66। आई होप समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।